हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास में आपकी। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्लीज़ आप सभी यहाँ पर जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं उन सबको भी हमारी क्लास का फ़ायदा मिल सके और आप सभी को भी हमारी क्लास का फ़ायदा मिल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं सबको यहाँ पर लेकर आया जाता है ताकि आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएं। और कल की क्लास में जो समझाया था उन सारे क्वेश्चंस को भी रिपीट करते रखिए। अपने हाथ में एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। जो भी आपके क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं तो उन सभी को आप सब नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चंस भी आपके ये सारे जो भी आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं या फिर जो पिछली क्लास में आपको करवाए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जितना हो सके अपनी इस क्लास को शेयर करते रहिए ताकि आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमसे जुड़ सके। और प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत आती है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपका है, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें। और आपके जो भी क्वेश्चंस माइंड में सेटअप हो या फिर जो भी कन्फ्यूज़न हो माइंड में उन सभी को आप सब हमारे कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको आपकी परेशानी का सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कमेंट नहीं करना है तो फिर आप प्लीज़ 7891098851 पर कॉल कीजिए ताकि आपको मैम से सारी परेशानियाँ मतलब जो भी है सारी आपकी जो परेशानियाँ हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी परेशानियाँ दूर हो सके और मैम आपको सारी सारी सॉल्यूशन बता देंगी। ठीक है, बाकी का आज हमारा जो करंट अफेयर जो हमारा आज जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज देखिए 3 दिन हमारे यहाँ पर होगी जनरल नॉलेज की क्लास और 3 दिन होगी यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, यहाँ पर 3-3 दिन करके हम लोग ले लेते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है जो कि हम लोग जनरल नॉलेज की क्लास का ले रहे हैं। ठीक है, कल से फिर से हम लोग करंट अफेयर की क्लास लेंगे और 3 दिन करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जनरल नॉलेज का क्या क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। भारत का 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए सेना के अंतर्गत भारत को 3 पुरस्कार सबसे बड़े माने गए हैं। कौन कौन से? महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है और कौन सा चक्र है? एक और चक्र है। उसको तीन ऐसे चक्र हैं जिनको यहाँ पर सबसे सैन्य पुरस्कार के रूप में सबसे बड़ा चक्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पद्म सबसे बड़ा चक्र पूछा हुआ है। यहाँ पर कौन सा चक्र है? सबसे बड़ा चक्र सैन्य पुरस्कार पूछा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ठीक है, यह सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार माना गया है। इसके नीचे महावीर चक्र होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि यह परमवीर चक्र कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, तो इसको क्यों दिया जाता है बात करें इसकी, तो यह देखिए सैन्य जो यह चक्र शत्रु के सामने क्या होता है? अद्वितीय साहस तथा परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। जैसे कि अपनी शूरता का परिचय हम लोग किसको दे सकें? शत्रु को दे सकें। और उससे क्या, और अपनी परम शूरता का परिचय देने पर यह दिया जाता है। और अपना साहस दिखाने पर शत्रु को मतलब जो वीर जवान है उसको शत्रु पर अगर वो प्रहार करेगा, अपना साहस दिखाएगा तो फिर उसके लिए उसको परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको बनाया कब गया था, तो इसको बनाया कब गया था? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1947 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को इसको शुरू किया गया था। जो कि यह दिया कब जाता है?
यह मरणोपरांत भी इस पदक को दिया जाता है। ठीक है, बात करें कि इसको बनाया किसने था, यह पद्म पुरस्कार किसने डिज़ाइन किया था, तो यह डिज़ाइन किया था सबसे पहले स्विस महिला हैं ईवा ने इसको डिज़ाइन किया था। किसने किया था, ईवा एक महिला हैं, उन्होंने इस परमवीर चक्र को डिज़ाइन किया था। ठीक है, बात करें कि कब दिया जाता है, तो शत्रु को साहस प्लस अपना क्या दिखाने पर, अपना साहस दिखाओ, अद्वितीय साहस और क्या दिखाओ, उस पर शूरता का परिचय दो, तो उसके लिए यहाँ पर उसे ही यहाँ पर परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। किस में दिया जाता है, तो यह सैन्य पुरस्कार बताया गया है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार बताया गया है। अगला है कि आगरा का किला किसने बनवाया था, आगरा का किला किसे बनवाया था, सबने सुना है कहाँ का किला, लाल किला सबने सुना है, लेकिन यहाँ पर आगरा का किला किसी ने नहीं सुना है। सुना भी हो तो अलग की बात है, बाकी जिसने नहीं सुना है, लाल किला फेमस है इसलिए सभी जानते हैं इसको कि लाल किला कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह तो हो जाएगा दिल्ली के अंदर स्थित। बाकी अगर आगरे के किले की बात की जाए तो यह कौन सा किला, इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने इसको बनवाया था। ठीक है, अकबर ने इसको कब बनवाया था इस किले को, तो इसका निर्माण कब हुआ था, इस इमारत का, इस किले का निर्माण कब हुआ था, 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने इसको मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कब, तो यह करवाया था 1537 में, 1573 में इसका निर्माण करवाया था। 1573 ईस्वी में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसे आगरा का किला या फिर क्या कहा जाता है, इसको आगरा फोर्ट भी इसको बोला जाता है। किले को ओब्वियसली सब लोग फोर्ट ही बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं रेड फोर्ट कहाँ स्थित है, देन वो कहाँ हो जाता है, तो वह दिल्ली के अंदर स्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, यह भी रेड फोर्ट ही है बोला जाए तो इसको बोला जाता है आगरा का लाल किला। ठीक है, आगरा का किला भी बोलते हैं इसको, तो मतलब आगरा का किला आगरा फोर्ट हो जाएगा। या फिर इसको बोला क्या जाता है, अगर उर्दू भाषा में इसको बोला जाए तो क्या हो जाता है, यह किलाई ए अकबरी क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है किलाई ए अकबरी। अब अगर क्वेश्चन आपका इससे बन जाए कि आगरा का किलाई ए अकबरी किसने बनवाया है, तो क्वेश्चन आपका तब भी आंसर क्या आएगा, अकबर ही आएगा तब भी। और आगरा का फोर्ट अगर पूछ लिया जाए तो भी आपका अकबर आएगा, आगरा का किला आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपके आंसर में क्या आएगा, अकबर आएगा। ठीक है, बाकी इसी किले को क्या बोला जाता है, किलाई अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बनवाया कब था, 1537 में। किसने बनवाया था, अकबर ने इसको बनवाया था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, कौन सा स्तंभ है, विजय स्तंभ। सभी ने देख रखा होगा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको किसने बनवाया या कब बनाया, तो यह मेवाड़ के नरेश हैं। मेवाड़ के नरेश कौन है, राणा कुंभा। ठीक है, मेवाड़ नरेश कौन है, राणा कुंभा हैं। उन्होंने महमूद खिलजी के नेतृत्व में क्या किया था, मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर की लड़ाई में इस विजय के स्मारक को बनवाया था। ठीक है, मतलब कि गुजरात और मालवा की लड़ाई हो रही थी, कहाँ पर, सारंगपुर में हो रही थी, उसी के लिए इस विजय स्तंभ को खड़ा किया था किसने, मेवाड़ के महाराजा हैं, मेवाड़ के नरेश हैं, कौन, वो हो जाएंगे राणा कुंभा। ठीक है, उनके थ्रू यहाँ पर यह विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर यह बनवाया गया था। मेवाड़ और मालवा और गुजरात की लड़ाई के अंतर्गत इस विजय स्तंभ को खड़ा किया गया था। कब किया था इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, बनाने में इसको लगा था 1440 से यह बनना स्टार्ट हुआ था और 1448 तक यह बन के तैयार हुआ था। मतलब कि 8 साल में इसको तैयार किया गया था इस विजय स्तंभ को। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए कितनी होती है, इसकी ऊंचाई, इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, ऊंचाई हो जाएगी 37.19 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसकी, यह हो जाएगी
विजय स्तंभ की। अगर इसको फिट में पूछ लिया जाए, सॉरी यह तो हो जाएगी मीटर में, किलोमीटर नहीं है, रास्ता नहीं है जो किलोमीटर में जाएगी, मीटर में हो जाएगी इसकी ऊंचाई, मीटर स्क्वायर में इसकी ऊंचाई हो जाएगी, मीटर में ही है बस, 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और अगर इसको फिट में पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 122 फिट इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, किसकी, विजय स्तंभ की। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, विजय स्तंभ की बात हो रही है। विजय स्तंभ को बनवाया किसने, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के नरेश को ने, राणा कुंभा द्वारा इसको बनवाया गया था। मालवा और गुजरात की लड़ाई हुई थी सारंगपुर में, तो वह उसी वक्त मेवाड़ के राजा ने इसको विजय स्मारक के रूप में खड़ा किया था। इसको बनाने में 8 साल लग गए थे। 1440 से ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1448 में यह बनके पूरा निर्मित हो गया था। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर इसको फिट में पूछ लिया जाए कि कितने फिट इसकी ऊंचाई है, तो फिर इसकी ऊंचाई कितनी फिट बता देंगे, 122 फिट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को, इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, यह कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षी विज्ञान। हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको पक्षी विज्ञान बोला जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को मैंने ये भी बताया था, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कौन सा अध्ययन बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। यह बोला जाता है कैंसर के अध्ययन को। और अगर पक्षियों के अध्ययन की बात करें, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी इसको बोला जाता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान इसको बोलते हैं। और कैंसर का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़े, भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राज्य पूछा था कि कौन सा राज्य है जहाँ पर रेलवे नेटवर्क स्थित है सबसे बड़ा, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब बात करें कि रेलवे नेटवर्क का नाम क्या है, कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा है जहाँ पर रेलवे नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, तो वह हो जाएगा कानपुर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेलवे नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्थित है। सबसे बड़ा इसी को बताया गया है, जो जहाँ पर प्रतिदिन कितनी ट्रेनें गुजरती हैं, यहाँ पर आवाजाही कितनी ट्रेनों का होता है, 230 ट्रेनें यहाँ पर बताई गई हैं कि 230 ट्रेनों का यहाँ पर आवागमन रहता है। ठीक है, यह दिल्ली के, यह सबसे बड़े दिल्ली स्टेशन के दुनिया में सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग मार्ग सिस्टम का रिकॉर्ड भी रखता है। मतलब कि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उससे भी यह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कैसे, इंटरलॉकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कौन रखता है, यह कानपुर सेंट्रल रेलवे रखता है। यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म स्थित है, तो यह प्लेटफॉर्म कितने स्थित है, यहाँ पर कुल 10 प्लेटफॉर्म स्थित है, कुल 10 प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्थित है। कहाँ की बात हो रही है, तो यह हो रही है कानपुर सेंट्रल रेलवे की। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा पूछा गया था तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश वह राज्य जहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है। आगे बात करते हैं द वेस्ट ऑफ माई लाइफ। द वेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, कौन है जिसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो यह हो जाएंगे युवराज सिंह। कौन हो जाएंगे, युवराज सिंह, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी हुई है। कौन सी है, द वेस्ट ऑफ माई
लाइफ। बात करें कि यह पुस्तक किसके लिए लिखी गई थी उन्होंने, तो उन्होंने अपने निजी अनुभवों से, जब उनको कैंसर हो गया था, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, तब उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। और उन्होंने उस अस्पताल से उठ कर के वापस से मैदान में आकर के खेलने तक उस सफ़र को उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है, द बेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के अंदर उन्होंने अपने निजी अनुभवों को क्या किया है, इस पुस्तक के थ्रू उन्होंने बताया है। अगला है कि क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है। कौन सी मुद्रा है? क्रोनी मुद्रा। हमारे भारत देश में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपए चलता है, ठीक है। क्रोनी मुद्रा कहाँ चलती है? तो यह चलती है स्वीडन में। स्वीडन में कहाँ चलती है? स्वीडन में यह क्रोनी मुद्रा चलती है। और रुपए को अभी हाल ही में किसने और उसको वो किया है, किसने और उसको अपने आप से जोड़ा है, तो यह जोड़ा है नेपाल देश ने। नेपाल ने भी अब रुपए को क्या किया है, अपने अंडर में ले लिया है। और वहाँ पर भी कौन सी मुद्रा चलेगी? अब रुपए को चलाया जाएगा, ठीक है। भारत देश के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? कौन से हैं? नए विदेश सचिव बने हैं। कहाँ के बने हैं? भारत देश के बने हैं। तो कौन बने? यह बने विनय कुमार विनय मोहन कात्रा। यह बने हैं भारत के नए विदेश सचिव। इनसे पहले कौन थे? अभी तो कौन है यह? अभी किस पद पर बैठे हुए हैं? विनय मोहन कात्रा अभी फिलहाल किस पद पर बैठे हैं? तो अभी यह बैठे हैं वर्तमान में विदेश सचिव के पद पर। कौन बैठा है? पहले तो ये देखते हैं कि वर्तमान में विदेश सचिव के पद पर कौन बैठा है, जो अब इस पद से अपना इस्तीफा दे देंगे और उस पद पर इनको विनय कुमार मोहन को क्या किया जाएगा? बिठाया जाएगा। तो यह अभी कौन बैठा है? तो अभी बैठे हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, अभी विदेश सचिव के रूप में बैठे हैं। कहाँ पर? भारत के विदेश सचिव हैं। कौन है? तो ये हो जाएंगे अभी तो फिलहाल कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला हैं। इनके बाद में कौन बैठेंगे? उनके पद को ग्रहण कौन करेंगे? तो यह करेंगे विनय मोहन कात्रा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि विनय मोहन कात्रा कौन है। अभी नेपाल में कौन है? भारतीय राजदूत हैं। कौन? विनय कुमार मोहन, ठीक है। भारतीय राजदूत है अभी नेपाल में। और अब किस पद पर बैठेंगे? अब बैठेंगे यह विदेश सचिव के पद पर। और किसकी जगह लेंगे? यह लेंगे हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह यह बैठेंगे, ठीक है। बात करें ऊपर से नीचे तक का, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। ध्यान रखना परमवीर चक्र है, जो कि सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार बताया गया है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? ईवा ने इसको डिज़ाइन किया है। अगला है कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। जिसको बोला क्या जाता है आगरे के किले को? आगरा फोर्ट, या फिर इसको अकबर किलाई अकबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था? तो यह मेवाड़ के राजा हैं। कौन? राजा नरेश हैं। राणा कुंभा मेवाड़ के नरेश हैं। कौन है? राणा कुंभा। उनके थ्रू यहाँ पर यह चित्तौड़गढ़ में यह विजय स्तंभ स्थापित किया गया था। गुजरात और मालवा की लड़ाई को जो सारंगपुर में हुई थी, उसी के तौर पर यहाँ पर उनकी लड़ाई के लिए, यहाँ पर जीत के लिए उन्होंने यह विजय स्तंभ को स्थापित किया था। और इसको बनाने में 8 साल लग गए थे। 1440 से निर्मित किया था, 1448 में इसको पूर्ण कर दिया गया था, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी इसको बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पक्षी विज्ञान इसको बोला जाता है। और अगर कैंसर के अध्ययन को पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी इसको बोला जाता है। भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है। कानपुर सेंट्रल रेलवे है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में कानपुर सेंट्रल रेलवे है, जो कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जाहिर करता है। और
कुल कितने प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं। कहाँ पर, कानपुर सेंट्रल रेलवे पर, ठीक है। बात करें कि द वेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, युवराज सिंह के द्वारा है। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर जब उनको कैंसर हुआ था तो उसी वक्त उन्होंने अपने निजी अनुभवों को इस पुस्तक के थ्रू सबको बताया है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है, तो यह मुद्रा किस देश से संबंधित हो जाएगी, स्वीडन वह देश है जहाँ पर क्रोनी मुद्रा चलती है, ठीक है। भारत देश के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो यह बने हैं विनय मोहन कात्रा हैं जो कि भारत देश के नए सचिव बने हैं। किसकी जगह लेंगे, तो यह लेंगे हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह यह बैठने जाएंगे, ठीक है। उनके पद पर यह बैठेंगे। और अभी हाल ही में कौन है, भारतीय नेपाल के कौन है, अभी नेपाल में भारतीय कौन है, राजदूत हैं, कौन, विनय मोहन कात्रा। और यह किस पद पर बैठेंगे, तो यह बैठेंगे नए विदेश सचिव के पद पर बैठेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कि रूस के विदेश सचिव कौन बताए थे मैंने आपको, रूस के विदेश सचिव कौन बने हैं, सरगेई हैं रूस के विदेश सचिव, जो दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर आए थे, ठीक है। कल की क्लास में भी मैंने ये बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कौन सा सत्याग्रह, कौन सा आंदोलन है यह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो यह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में यह हुआ था। किसने शुरू किया था यह, तो यह चंपारण सत्याग्रह है क्या, पहले तो ये देखते हैं। इसको किया था महात्मा गांधी ने शुरू। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने शुरू किया था। चंपारण में यह ख़त्म हुआ था। किस लिए किया था, सत्य के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए उन्होंने इस आंदोलन को किया था। वहाँ से उन्होंने जब वो चले, दक्षिण अफ्रीका से जब वो चले सत्याग्रह और अहिंसा के लिए, उन्होंने अपने अस्त्र को क्या किया था, चंपारण की धरती पर ही उन्होंने अपने अस्त्र निकाले थे। कब, भारत का पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही उन्होंने किया था। कहाँ पर, चंपारण की धरती पर ही उन्होंने किया था इस सत्याग्रह। और उन्होंने किसके लिए आवाज़ उठाई थी, अहिंसा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। कि जब वह दक्षिण अफ्रीका से निकले थे तब उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के लिए आवाज़ उठाई थी। और वह चलते हुए अपने अस्त्र को निकाल करके उन्होंने कहाँ पर, चंपारण की धरती पर ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और तभी से इनको महात्मा गांधी बोला गया था। महात्मा की उपाधि कब दी गई थी इनको, जब वो वहाँ से चल करके अपने अस्त्र उन्होंने जब चंपारण की धरती पर रखे, तब से इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसको, गांधी जी को, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया किस में जाता है, नागालैंड में इसको मनाया जाता है। नागालैंड वह राज्य है जिसके अंतर्गत यह हॉर्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है। यह कब से कब तक मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को, हर साल इसको मनाया जाता है। प्रतिवर्ष नागालैंड के जो भी वासी हैं वह हर साल 10 दिसंबर को इसको मनाते हैं। यह त्योहारों का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जैसे हम सभी के लिए कौन सा त्यौहार सबसे बड़ा है, तो वह है दीपावली। जैसे हमारा यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, वैसे नागालैंड में इस हॉर्नबिल के त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न जातियों के बीच में एकता और बेहतर संबंध को बताया जाता है। मतलब कि जैसे सभी जातियों के लोग भाई इसको मनाते हैं। हॉर्नबिल में नागालैंड में जितनी भी जातियां हैं उन सभी के थ्रू यह त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार। और वहाँ पर सभी जातियां एकत्रित होकर के अपने बेहतर संबंध को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं इस त्यौहार में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह भी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, ठीक है। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। कब दिया था, मुंबई के ग्वालिया के टैंक मैदान से जब वह 8 अगस्त 1942 को भारत की ओर
आह्वान कर रहे थे तो उन्होंने कौन सा नारा दिया था? उन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए वह आगे बढ़े और उन्होंने देशवासियों से कहा क्या था? करो या मरो। उन्होंने तब इस नारे का प्रयोग किया था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब वह कहाँ से निकले थे? मुंबई के ग्वालियर टैंक से वह निकले। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जब वो निकले तब उन्होंने देशवासियों से कहा करो या मरो का नारा देते हुए वह भारत की ओर अग्रसर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता किस मोहर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर किया गया है गेंडा सील का। किसका? गेंडा सील मोहर है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सिक्के जो होते थे उस सिक्कों पर जो मोहर लगती थी तब यहाँ पर गेंडा सील का प्रयोग किया जाता था। अगला है कि अरब सागर के समानांतर कौन सा जोन स्थित है? कौन सा ऐसा रेलवे जोन है या फिर कौन सा ऐसा जोन है जो कि अरब सागर के समानांतर स्थित है? तो यह हो जाएगा कोंकण रेलवे जोन। कोंकण रेलवे जोन, यह जोन है जो कहाँ स्थित है? अरब सागर के समानांतर स्थित है। ठीक है, अरब सागर के समानांतर कौन सा जोन स्थित है? कोंकण रेलवे जोन स्थित है। बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी कोंकण रेलवे जोन की? तो 26 जनवरी 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? कोंकण रेलवे जोन की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और यह कितनी लंबी है? तो यह हो जाएगी 760 किलोमीटर लंबी यह पूरी रेलवे जोन है। ठीक है, एक रेलवे जोन है कोंकण रेलवे जोन जो कि 760 किलोमीटर लंबा है। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है और यह 26 जनवरी 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? मनरेगा योजना के अंतर्गत अभी कुछ और बातें भी आई हैं अभी हाल ही में। पहले यह कौन सी योजना थी? पहले यह थी नरेगा योजना। कौन सी योजना थी? नरेगा योजना थी। ठीक है, बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नरेगा की? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल रूरल, क्या थी इसकी फुल फॉर्म? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी नरेगा की फुल फॉर्म थी। अब यह मनरेगा बन चुका है। नरेगा की योजना कब चली थी? नरेगा की योजना चली थी 2005 में। ठीक है, अब फिर इसको मनरेगा कब बदला गया? इसको 2006 में मनरेगा चल गया था। ठीक है, मनरेगा शुरू कर दिया गया था। अब मनरेगा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मनरेगा की फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह हो जाएगी मनरेगा की फुल फॉर्म। यहाँ पर पूछा गया है कि इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू कब किया था? शुरू किया था इसको 2006 में। कब हुई थी यह योजना शुरू? 2006 में इसको शुरू कर दिया गया था। नरेगा से इसको मनरेगा कर दिया गया था। इसके अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत बात कर रहे थे यहाँ पर मनरेगा की, तो मनरेगा को शुरू कब किया था? शुरू किया था इसको 2006 में। ठीक है, इसके अंतर्गत यह कहाँ पर योजना चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा रही है राजस्थान के अंदर। इस योजना को चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और 3 ऐसी जातियां हैं जिनको 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। 3 जातियां कौन सी है? एक तो हो जाएगी सहरिया, कथोरी और एक खेरवा।
यह 3 जातियां हैं जिनको 200 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, और बाकी सभी को यहाँ पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत अगर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है तो कहाँ दिया जाता है, जहाँ पर बंदे, जैसे जो बंदा भी इसको फॉर्म को फिल करेगा तो उसको अगर रोजगार की जरूरत होगी तो वो फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करने के बाद उस जो बंदा इसको फॉर्म फिल कर रहा है उस बंदे का जो एरिया है, उस एरिया का रहने का जो स्थान है, उस रहने के स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में इसको रोज़गार दिया जाता है। अगर वहाँ पर उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है तो उसके जो रोज़गार की जो राशि आदमी होती है प्रतिदिन या प्रति माह के हिसाब से जो भी रोज़गार की राशि बनती है, उस रोज़गार की राशि को किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उस रोज़गार की राशि को उसके बैंक खाते में डाल दिया जाता है। यह केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना तैयार हुई थी। ठीक है, इन सभी को कितने दिन का रोज़गार दिया जाता है, इन सभी को 200 दिन का रोज़गार दिया जाता है। किसको, सहरिया, कथोरी और खेरवा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2022 में इसको मुख्य उद्देश्य बताया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लिंग असंतुलन और बालिका में प्रति भेदभाव को दूर करना। क्या है, लिंग असंतुलन और महिलाओं में भेदभाव को दूर करना। यह इस अभी 2022 में इसका उद्देश्य बताया गया है। किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है, तो यह बताया गया है लिंग असंतुलन और महिलाओं में भेदभाव को क्या करना है, दूर करना है। अगर इसकी, यह तो क्या है, एक उद्देश्य है। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत पूछ ली जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, यह हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने इसको 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया था। इसी के लिए यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे 24 बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को इसको मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, यह भी इसी के लिए ही मनाया जाता है, बेटियों के लिए, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अगर अभी शुरुआत की गई है इस अभियान की, तो उसी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, अब इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त की गई है। किसे नियुक्त किया था, तो यह किया है राजस्थान की महिला है, राजस्थान की बेटी है, जिसे यहाँ पर नियुक्त किया था किस रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। किसके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और वह है पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट। वह खिलाड़ी हैं, क्या खेलती हैं, शूटिंग का खेल वह करती हैं। ठीक है, शूटिंग का उन्होंने खेल किया था, और उन्होंने 10 मीटर के राइफल के थ्रू उन्होंने जब निशाना साधा था तो उसमें उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। कौन है, तो वह हो जाएंगी जयपुर की, राजस्थान के जयपुर की अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा को यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था 19 अप्रैल 1917 को इसका शुभारंभ किया गया था चंपारण सत्याग्रह का। कहाँ से हुआ था, तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था, और दक्षिण अफ्रीका के चंपारण जब वो शुरू किया तो उन्होंने अहिंसा और साहस के लिए आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उन्होंने चंपारण की धरती पर ही उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है,
उसके बाद है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत में दीपावली को मनाया जाता है, वैसे ही नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे दीपावली को मनाया जाता है यहाँ पर सभी जातियों के लोग इसको मनाते हैं, वैसे ही हॉर्नबिल त्यौहार को नागालैंड में सभी जातियों के लोग मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कहाँ से यह शुरू हुआ था, मुंबई के टैंक मैदान से इसको शुरू किया गया था और वहाँ से देशवासियों को सभी को बोलते हुए निकाला था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का सभी देशवासियों ने नारा दिया था। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता है उसके सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था, तो उसके सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया था, तो यह किया था गेंडा सील का। किसका, गेंडा सील है जिस मोहर का वहाँ पर प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। अगला है कि अरब सागर के समानांतर कौन सा जोन स्थित है। अरब सागर जो है उसके समानांतर एक जोन स्थित है। कौन सा जोन है, तो वह हो जाएगा कोंकण रेलवे जोन। कौन सा है, कोंकण रेलवे जोन है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, जिसकी शुरुआत की गई थी कोंकण रेलवे जोन की कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1998 को इसकी शुरुआत की गई थी और यह 760 किलोमीटर लंबा रेलवे जोन है। 760 किलोमीटर लंबा रेलवे जोन है। ठीक है, कुल 760 किलोमीटर लंबा रेलवे है ये कोंकण रेलवे। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि यह इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है कोंकण रेलवे का, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। मनरेगा योजना को कब शुरू किया गया था, तो इसको शुरू कब किया था 2006 में इसको नरेगा से मनरेगा में बदल दिया गया था। नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी, नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म थी। फिर इसको मनरेगा में, यह नरेगा कब चला था 2005 में चला था और उसके बाद 2006 में इसको मनरेगा में परिवर्तन कर दिया गया था। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या बताई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, तो लिंग असंतुलन और महिलाओं में भेदभाव को दूर करना इस अभियान का क्या है, मुख्य उद्देश्य बताया गया है। कब, तो यह बताया है 2022 के अंतर्गत इसका यह मुख्य उद्देश्य बताया गया है। और अगर पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएंगी अवनी लेखरा है, जो कि मुख्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, तो फिर आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। जितना भी आपको लिखा है प्लीज़ नोट डाउन करिए। क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। और अगर कोई भी परेशानी आती है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं है तो फिर उसको 7891098851 पर कॉल करके मैम से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिए और इनको पढ़ के ही जाना, तभी जाकर के आप अपनी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है।